अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के करीब 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे थे जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौट रहा था जिसको सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। RSM टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी समुद्र के हवाले कर दिया। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद हैं वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। ये इतिहास का वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसने अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अपना चैनल अल्फा विकास। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार था तब वहां पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना ज्यादा सुन रखा था कि वो टाइटैनिक के विशालता और उसकी सुंदरता के देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख से भी अधिक लोग टाइटैनिक को देखने गए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों ना आती, टाइटैनिक था ही इतना भव्य। ये जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। ये जहाज बाहर से दिखने में जितना ज्यादा भव्य लग रहा था उससे ज्यादा आलीशान तो अंदर से था। ये इतना बड़ा जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड एस्टेरियस, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रॉनिक बाग और बार्बर शॉप इत्यादि थे। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में खास तो था ही, लेकिन एक और चीज टाइटैनिक को खास बनाता था, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि उसका दूसरा नाम अनसिंकेबल था। अनसिंकेबल मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। उस जहाज में उस जमाने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर अपने जीवन का शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवन जॉन स्मिथ, जो कि एक अनुभवी कैप्टन थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था। इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर करीब 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर मौजूद थे। वैसे तो साउथम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता है, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार कंपनी चाहती थी कि ये जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक के भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस वजह से कंपनी की ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड में चलाने का ऑर्डर मिला था। टाइटैनिक को अभी बने हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे और न ही टाइटैनिक का सेफ्टी टेस्ट और ड्राइव्स हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबे सफर के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बहुत बड़ा कारण था। असल व्हाइट स्टार कंपनी की एक और शिप थी ओलंपिक, जो दिखने में टाइटैनिक की तरह ही थी, लेकिन वो इससे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक का वाहन बोला जाता था। मार्च 1912 में ओलंपिक में कुछ खराबी आ गई थी। इस वजह से इमरजेंसी में ओलंपिक बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई थी। अब ये शिप इतनी बड़ी होती है कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लग सकता है, तो इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ जाता। तो इस कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले महीने यानी अप्रैल में अपने नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लियर, इसको हटाकर इसके जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को इसके जगह पर नियुक्त किया गया। तो डेविड ब्लियर जब शिप छोड़कर अपने घर जा रहा था तो गलती से अपने लॉकर की चाबी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद एकलौता दूरबीन उसी लॉकर में बंद था। डेविड ब्लियर द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर की ओर रवाना होती है। कैप्टन भली बात ही जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरों को भांपते हुए नार्दर्न रूट को सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के इस थोड़े से लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र के लहरों के साथ बीच समुद्र में आ जाते हैं। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते के बजाय इसे थोड़े दूर के रास्ते चुना जहां आइसबर्ग मिलने का चांस बहुत ही कम हो। ये वो समय था जब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए ज्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर एक क्रूज नेस्ट होता था। इसे लुकआउट पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई आइसबर्ग तो नहीं है, इसे जहाज टकरा जाए। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था तब इसको कोरियन शिप से एक आइसबर्ग होने का पहली चेतावनी मिलती है।
ये आइसबर्ग टाइटैनिक से अभी 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को कॉर्पोरेट कर रहे थे, जो लगातार जहाज के संपर्क से बने हुए थे। 14 अप्रैल 1912 के दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने इन चेतावनियों के बारे में कैप्टन को आगाह करते हैं। इसके बाद टाइटैनिक के आइसबर्ग के होने के 5 और चेतावनियां मिलती है और टाइटैनिक की जो आखिरी चेतावनी मिलती है वो एसएस कॉलिफोर्निया शिप से मिलती है। रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से आज आकाश में चांद भी नहीं निकला था। इस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था जिससे सामने आने वाले अड़चन को देखा जा सके। टाइटैनिक अपने फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और आइसबर्ग से टाइटैनिक मात्र 2 घंटे की दूरी पर था। घनघोर अंधेरे में समुद्र के पानी को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था।